हेलो एवरीवन, स्पेक्ट्रम की बुक का मॉडर्न हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। पार्ट 2 है ये हमारा, द रिवोल्ट ऑफ 1857। इससे पहले हमने ये वाले पॉइंट्स जो है वो कवर कर लिए हैं, ठीक है, और ये भी हमने देख लिया था लास्ट वीडियो में। तो अब हम बात करेंगे बिगनिंग एंड द स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारे पास द स्पार्क पॉइंट, मतलब कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। सॉरी, बैक करना पड़ेगा, 1 सेकेंड। हाँ जी, तो बिगनिंग एंड द स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसमें हम देखेंगे पहला कि स्पार्क पॉइंट जो है हमारा पहला टॉपिक। तो इसमें क्या था कि जो मिक्सिंग ऑफ बॉन डस्ट वो किस में मिलाते थे, आटे में, ठीक है, फ्लावर में ये मिला दिया करते थे। दूसरी बात, इनकी कुछ जो पॉलिसीज़ ये लेके आए थे, जैसे कि एनफील्ड राइफल थी जो, उसमें जो कार्ट्रिज डलती थी, ठीक है, इस राइफल में वो किसकी बनी होती थी, मेड ऑफ बीफ एंड पिग फैट, ठीक है, फैट। इसको मुंह से इनको बाइटन ऑफ करके फिर चलानी होती थी। तो इससे क्या हुआ कि इस बॉयज़ को लगा कि जो हमारा रिलीजन है वो ग्रेव डेंजर में है, ठीक है। तो ग्रेव डेंजर में ये इनको समझ आ गई कि हमारा रिलीजन खतरे में है। तो इन्होंने इसलिए ही डिसकंटेंट जताया कि ये जो भी पॉलिसीज़ आ रही है हमारे रिलीजन के बिल्कुल खिलाफ है। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट हम चलते हैं इसमें, स्टार्ट ऑफ द मेरठ से जो स्टार्टिंग होती है रिवोल्ट की, जो कि 58 किलोमीटर जो दूर है दिल्ली से, ठीक है। और आपको इसकी डेट भी याद रखनी है कब ये स्टार्ट हुआ था। तो 10 मई 1857, तो मई के महीने में, ये आपको याद रखना है। तो इसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो सब जुड़ते गए इनके साथ, और पंजाब से भी काफ़ी ज़्यादा आने लग गए लोग इनके सपोर्ट में, नर्मदा से भी, बिहार, ईस्ट से राजपूताना इन द वेस्ट, ये सभी जो है मिलजुल कर इन्होंने रिवोल्ट की स्टार्टिंग की। और जो 19th नेटिव इन्फेंट्री थी कहाँ पे, बहरमपुर में, ठीक है, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम ये जो राइफ़ल थी इसका यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स के खिलाफ है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि किसने पहली बार मतलब रिफ्यूज़ किया था। तो 19 नेटिव इन्फेंट्री कहाँ वाली, बहरमपुर वाली, ठीक है। तो फिर आगे जाके इन्होंने ब्रोकआउट कर दी थी म्यूटनी इन द February 1857, वॉज डिस्बैंडेड इन मार्च 1857। उसके बाद एक सबसे ज़्यादा यंग स्पॉय का जिसका नाम सामने उभर के आता है वो 34 नेटिव इन्फेंट्री का था, मंगल पांडे। वेरी इंपॉर्टेंट नेम, आपने इनका नाम भी सुना होगा, मूवी भी देखी होगी, ठीक है। मंगल पांडे, इन्होंने एक स्टेप और आगे लिया, फर्दर स्टेप लिया, और ये कहाँ के थे, एट द बैरकपुर में, ठीक है। एंड ही वॉज ओवर पावर एंड एग्जीक्यूटेड 6 अप्रैल को, एंड वाइल हिज रेजिमेंट वॉज डिस्बैंडेड इन मई में तो डिस्बैंडेड कर गया था, लेकिन इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था 6 अप्रैल को, ठीक है। और द 7th अवध रेजिमेंट का भी नाम सामने आता है, जो कि जिन्होंने सेम यही वाली प्रोसीजर्स को फॉलो किया कि ये एनफील्ड कार्ट्रिज को जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, राइफ़ल को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मेजर एक्सप्लोजन होता है मेरठ के अंदर आगे जाके, ठीक है। उसके बाद 24 अप्रैल को 90 जो लोग होते हैं 3rd नेटिव इन्फेंट्री के, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो ये नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं कि पहले कोई नेटिव इन्फेंट्री आके मना कर रही है, जैसे 19 वाली ने पहले किया, फिर 34 वाली ने किया, ठीक है, फिर आगे जाके 3rd वाली कर देगी, ठीक है। ऐसे सब मिलते चले गए इनके साथ साथ, ठीक है। उसके बाद आगे 9 मई को जाके 85 ऑफ देम डिसमिस्ड भी कर दिया गया, उनको कुछ को जेल में डाल दिया गया 10 ईयर्स के लिए, ठीक है। और इनका जो मेन स्टेशन थे इन जैसे 3rd नेटिव इन्फेंट्री का, वो मेरठ में ही था, ठीक है। और उसके दिन मतलब 9th को तो इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स ने ये, क्योंकि ये नहीं चलाना चाहते थे, तो ब्रिटिशर्स ने इनको जो है डिसमिस कर दिया और 10 ईयर्स के लिए जेल में डाल दिया। लेकिन 10 मई को क्या हुआ फिर, दे रिलीज देयर इम्प्रिजन कमांडर्स एंड किल्ड देयर ऑफिसर्स। तो उन्होंने, जैसे कि इन्होंने जेल में डाला हुआ था ना ब्रिटिशर्स ने, लेकिन उन्होंने क्या किया कि ऑफिसर्स को ही मार दिया, ठीक है, और अनफ्लर्ड कर दिया द बैनर ऑफ द रिवोल्ट, मतलब रिवोल्ट का उन्होंने धावा बोल दिया, ठीक है। दे सेट
सेट ऑफ फॉर द दिल्ली आफ्टर सनसेट। तो सनसेट के बाद वो दिल्ली की ओर मुड़ गए। ठीक है, तो ये यहाँ तक ही था ये वाला पॉइंट। स्टार्ट एट मेरठ, मेरठ में कैसे स्टार्टिंग होती है, ये सारी इन्वेंट्रीज आपको ये याद रखनी है, पहले कौन आया था। ठीक है, और फिर ये धीरे धीरे फिर इन सारी इन्फेंट्रीज ने एक जो है वो स्पॉट दिया, सब इकट्ठे आ गए और कैसे फिर इन्होंने धावा बोल दिया ब्रिटिशर्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम। चॉइस ऑफ द बहादुर शाह एज अ सिम्बॉलिक हेड। अब आपको याद होगा कि मुस्लिम्स का तो बिल्कुल यहाँ पे मतलब ख़त्म हो रहे थे, वो उनकी जो पावर्स थी वो नहीं रही थी। तो दिल्ली के अंदर लोकल इन्फेंट्री जो है वो ज्वाइन कर लेती है इनको एंड किल देयर ओन यूरोपियन ऑफिसर्स, जिसमें जो है साइमन फ्रेजर भी होते हैं। ये कौन थे, ये पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है, जिन्होंने सीज्ड करके रखी हुई थी सिटी को। ठीक है, उनको भी ये मार देते हैं। और उसके बाद लेफ्टिनेंट जो विलोफ बाय थे, जो कि ऑफिसर इन चार्ज थे ऑफ द मैगजीन एट दिल्ली, ऑफर्ड सम रेजिस्टेंस बट वाज ओवरकम। और जो द एज्ड एंड द पावरलेस, अब जो इनकी बात कर रहे हैं, ये एक तो बूढ़े हो चुके थे और दूसरे पावरलेस हो चुके थे, इनके पास कोई पावर्स भी नहीं थी। तो बहादुर शाह जफ़र को जो है ये जो रिवोल्ट का धावा बोलते हैं, ये जो सारे इन्वेंट्रीज के सोल्जर्स, तो ये इसको अपना एम्परर मान लेते हैं। ठीक है, अब दिल्ली वाज सून टू बिकम द सेंटर ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट हो गया, और उसका सेंटर का जो हेड इन्होंने बनाया वो बहादुर शाह को एज अ सिंबल रिप्रेजेंट किया। ठीक है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये लास्ट मुग़ल किंग थे जिनको लीडरशिप दी गई थी कंट्री की। ठीक है, और लॉन्ग रेन ऑफ द मुगल डेंसिटी जो थी उनका एक ट्रेडिशनल सिंबल रहा था कि इंडिया की पॉलिटिकल यूनिटी कैसे मेंटेन करके रखनी है, इसीलिए जो है बहादुर शाह को इन्होंने एज अ सिंबल के तौर पर रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो आपको याद रखनी है कि जो मुगल डेंसिटी थी, ठीक है, अकबर का आपने नाम सुना होगा, जिसने काफ़ी ज़्यादा हिंदू मुस्लिम यूनिटी को उन्होंने डेवलप किया था। तो इसीलिए मुग़ल डेंसिटी जो है वो इंडियाज़ पॉलिटिकल यूनिटी का भी सिंबल रही है, ट्रेडिशनल सिंबल रही है। तो इसीलिए भी इनका नाम सामने आया कि हमें इनको जो है वो हेड जैसे रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद द स्पॉइज हैड ट्रांसफॉर्म्ड अ म्यूटनी ऑफ द सोल्जर्स इनटू अ रेवोल्यूशनरी वॉर। अभी तो वो म्यूटनी लेके आ रहे थे, ठीक है, ऑफ द सोल्जर्स, लेकिन उसको उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, रेवोल्यूशनरी वॉर के अंदर। ठीक है, वाइल ऑल द इंडियन चीफ्स जो थे वो पार्ट ले रहे थे रिवोल्ट के अंदर एंड टू प्रोक्लेम देयर लॉयल्टी टू द मुगल एम्परर। कुछ जो थे मुगल एम्परर को जैसे मतलब कि लॉयल्टी देने के लिए वो इनका साथ दे रहे थे ये सोल्जर्स का। ठीक है, उसके बाद बहादुर शाह जो था उसने काफ़ी सारे जो है वो लेटर्स लिखे सभी चीफ्स एंड रूलर्स को ऑफ इंडिया, अर्जिंग देम टू ऑर्गेनाइज द कन्फेडरेसी ऑफ द इंडियन स्टेट्स टू फाइट एंड रिप्लेस द ब्रिटिश रिजीम। तो इसने काफ़ी सारे मतलब लेटर्स लिखे या लिखवाए आप बोल सकते हैं कि आप जो है रीगेन कर दीजिए जो इंडियन स्टेट पहले थी, इंडियंस को ही जो है वो पावर्स दे दो, मतलब ब्रिटिशर्स जो है रिजीम ख़त्म कर दो, रिप्लेस कर दो उसको। ठीक है, और जो एंटायर बंगाल आर्मी थी वो भी एक तरह से उठ खड़ी हुई रिवोल्ट के लिए, और वो काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हुई ये बात। ठीक है, तो बंगाल भी जो है अब जो है वो आ गया है इनटू द रिवोल्ट। उसके बाद इसमें अवध, रोहिलखंड, दोआब, बुंदेलखंड और सेंट्रल इंडिया जो था और लार्ज पार्ट ऑफ बिहार, पंजाब, ये सभी ने जो है अपने अपने पावर्स जो है इनके साथ मिला ली। ठीक है, तो ये कुछ आप नाम याद रखेंगे कहाँ कहाँ के फिर आ गए थे, अवध, रोहिलखंड, दोआब, बुंदेलखंड, पंजाब, ठीक है, सेंट्रल इंडिया के और बिहार के भी कुछ पार्ट्स। ठीक है, तो ये सब फिर आ गए। अब उसके बाद सिविलियंस ज्वाइन कैसे करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो रिवोल्ट था स्पॉइस का वो एकम्पनी किया जा रहा था बाय द रिबिलियन ऑफ द सिविल पॉपुलेशन। ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में ही ये ज़्यादा हो रहा था एंड अवध वाले एरिया में हो रहा था। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में हो रहा था और अवध वाले में ये मेन था, पॉपुलर था। ठीक है, उसके बाद
काफ़ी सारे ग्रीवेंसेस भी इनकी सामने आती है कि ये किस तरीके से ब्रिटिशर्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको अपोज करते हैं, और क्योंकि ब्रिटिशर्स अपना ही जो भी वो बाहर से वेस्टर्न एजुकेशन जैसे हो गया, वेस्टर्न चीज़ें ही एम्प्लॉय करना चाहती है, इन मतलब इंडियंस के ऊपर थोपना भी चाहती है, लेकिन ये उसका विरोध करते हैं। उसके बाद ये जो रिवोल्ट होता है वो वाइड स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो पीजेंट्स होते हैं, ठीक है, आर्टिसंस होते हैं, शॉपकीपर्स, क्योंकि ये सभी जो है वो सफरर्स होते हैं, ये सभी जो है वो अपने बुरे दिन देख रहे होते हैं, क्योंकि इनकी जैसे पीजेंट्स के ऊपर भी इसको ज़्यादा रेवेन्यू देना पड़ता है। आर्टिसंस, इनकी सबकी जो दुकानें वगैरह चलती थी मतलब लोकल लेवल पे, वो बंद हो चुकी थी, शॉपकीपर्स की भी, तो ये सभी सारे सफरर्स थे, और इसीलिए इन्होंने भी जो है वो पार्ट लेना शुरू कर दिया। प्रीस्ट हो गए क्योंकि इनका रिलीजन जो है वो खतरे में था, ठीक है, एंड सिविल सर्वेंट जो कि रियल स्ट्रेंथ थे इसके पीछे, तो ये भी एक कारण बनते हैं सिविलियंस। अगर हम बोले कि कैसे सिविलियंस ने ज्वाइन किया रिवोल्ट को, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे पीजेंट्स एंड पेटी ज़मींदार जो थे उनका फ्री एक्सप्रेशन था टू देयर ग्रीवेंसेस बाय अटैकिंग द मनी लैंडर्स एंड ज़मींदार, जो कि डिस्प्लेस हो रहे थे फ्रॉम देयर लैंड। जो उनकी लैंड थी, उन देखो पहले जो गरीब आदमी थे, ठीक है, वो मान लीजिए ये यहाँ पे ये किसी की लैंड है, ठीक है, तो बट ये पुअर है, ठीक है, तो अब ये वाली जो लैंड थी ना वो ये पुअर खो देता था अपनी, ये चली गई ज़मींदार के पास। अब ज़मींदार को भी ना ब्रिटिशर टिकने नहीं देते थे, वो भी लैंड अपने अंडर ही कर देते थे, तो ज़मींदार का भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छा हाल रहा हो, तो उनकी भी लैंड जा रही थी, इसलिए ये भी थोड़े बहुते पार्ट इन्होंने लिया, ठीक है। दे टुक एडवांटेज ऑफ द रिवोल्ट टू डिस्ट्रॉय द मनी लैंडर्स अकाउंट बुक्स एंड द डेट रिकॉर्ड्स। तो अब जितने भी रिकॉर्ड्स हैं कि ये ज़मीन इसकी है या किसकी है, उन रिकॉर्ड्स को ये एकदम से जला देना चाहते थे ताकि कोई रिकॉर्ड ही ना रहे, एंड ब्रिटिश एस्टैब्लिश लॉ कोर्ट्स में भी कोई रिकॉर्ड ना रहे, एंड रिवेन्यू ऑफिसेज, रिवेन्यू रिकॉर्ड्स एंड पुलिस स्टेशन, ये सब पे भी इन्होंने अटैक कर दिया कि कोई जब रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा तो ब्रिटिशर्स के पास कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट ऐसा माना जाते हैं कि टोटल नंबर जो थे वो 1.5 लाख लोग थे जो कि डाइड हो गए थे, मर गए थे इंग्लिश के साथ लड़ते लड़ते, ब्रिटिशर्स के साथ लड़ते लड़ते, कहाँ पे, अवध में, ठीक है। तो 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसके अंदर 1 लाख जो थे वो सिविलियंस थे, ठीक है। उसके बाद अंदर ही अंदर 1 मंथ के मतलब विद इन द 1 मंथ कैप्चर ऑफ द दिल्ली कर लिया गया था, एंड द रिवोल्ट स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो रिवोल्ट, ये सोल्जर्स ने सभी ने दिल्ली को अपने अंडर कर दिया था, और रिवोल्ट जो था डिफरेंट पार्ट्स में कंट्री के स्प्रेड हो गया था। अब हम बात करते हैं स्टॉर्म सेंटर्स कौन कौन से रहे हैं और उनके लीडर्स कौन कौन से रहे हैं। तो अगर आपके पास आता है ना बिगनिंग एंड द स्प्रेड ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, तो पहली बात स्पार्क लिखना है कि किसकी वजह से हुआ, फिर स्टार्टिंग पॉइंट लिखना है कि कौन सी नेटिव इन्फेंट्रीज का इसमें योगदान रहा, फिर आपने ये लिखना है कि चॉइस ऑफ द बहादुर शाह इसको ही क्यों लिया था, क्योंकि ट्रेडिशनल मुगल डेंसिटी जो थी वो इंडियन पॉलिटिकल यूनिटी दिखाने में काफ़ी कारगर साबित हुई थी। फिर उसके बाद सिविलियंस ज्वाइन में आप बताएंगे कि किन किन लोगों ने पार्ट लिया, पेजेंट्री, आर्टिसन, शॉपकीपर, लेबरर्स, ज़मींदार, ये सब कुछ बातें लिखेंगे। 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी अवध में ब्रिटिशर्स के साथ लड़ते लड़ते, जिनमें 1 लाख जो थे वो सिविलियंस थे। फिर दिल्ली को इन्होंने कैप्चर कर लिया था और डिफरेंट पार्ट्स में ये रिवोल्ट स्प्रेड हो गया था। तो यहाँ तक तो आपका देखो कितने सारे पॉइंट्स बन गए हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्टॉर्म सेंटर्स एंड लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट की, ठीक है। आप मुझसे एक बार पूछ रहे थे कि इनके क्वेश्चंस में बताइएगा, तो ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है कि बताइए बिगनिंग एंड द स्प्रेड ऑफ रिवोल्ट कैसे स्टार्ट हुआ, तो उनमें ये वाले पॉइंट्स लिखिए ना, आपको ज़रूर नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं, तो सेंटर्स देख लेते हैं हम। तो एट दिल्ली नॉमिनल सिंबॉलिक लीडरशिप जो थी वो मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर की थी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, एंड रियल कमांड जो उसके पीछे चला रहे थे वो कुछ सोल्जर थे जिनको हेड किया जा रहा था बाय द जनरल बख्त खान, ठीक है। और ये इन्होंने रिवोल्ट की स्टार्टिंग की थी बरेली ट्रूप्स के साथ, बरेली ट्रूप्स जो कि इन्होंने ये लेके आए थे दिल्ली के अंदर, ठीक है। द कोर्ट कंसिस्टेड, एक कोर्ट में जो है वो 10 मेंबर्स थे, जिनमें से 6 जो थे वो आर्मी
के थे और जो 4 थे वो सिविलियंस थे। ठीक है, अभी हमने बात की थी ना कि 1.5 लाख लोगों की जो है वो लड़ते लड़ते अंग्रेज़ों के साथ डेथ हुई थी, जिसमें से 1 लाख सिविलियंस थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर 10 में से 6 आर्मी पर्सन्स थे तो 4 वहाँ पे सिविलियंस भी थे। ठीक है, तो ये आप चीज़ याद रखेंगे। उसके बाद जो कोर्ट कंडक्टेड द अफेयर ऑफ द स्टेट, मतलब वो किसके नाम पे ये कोर्ट चला करती थी? बहादुर शाह जफ़र के नाम पर, लेकिन उसको कमांड कौन कर रहा था? जनरल बख्त खान। ठीक है, और ये भी आप सारी बातें याद रखेंगे। तो ये जो बहादुर शाह एम्परर था ये एक वीकेस्ट लिंक था, ठीक है, इन द चेन ऑफ द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट, क्योंकि इसकी जो पर्सनैलिटी थी वो वीक थी, इतना स्ट्रॉन्ग राजा तो ये था नहीं, क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई स्ट्रॉन्ग राजा उभर के सामने नहीं आया। तो ये लास्ट राजा था मुगल एम्परर, और ये एक वीक पर्सनैलिटी थी, ओल्ड एज हो चुकी थी उसकी, और इसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी कोई इतनी खास नहीं थी कि जो ये रोब जमा सके, एंड क्रिएटेड अ पॉलिटिकल वीकनेस एट द नर्व सेंटर ऑफ द रिवोल्ट। और ये जो थे इसके वीक पॉइंट रहे बहादुर शाह जफ़र के, क्योंकि ऐसा बोला जा सकता है कि अगर औरंगज़ेब जैसा राजा ये बहादुर शाह जफ़र होता, मतलब उसकी क्वालिटीज़ अच्छी होती, तो एक तरफ से हम ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए क्या पता काबिल हो सकते थे, लेकिन ये लास्ट रूलर भी वीक था, इसीलिए कुछ हासिल नहीं हो पाया। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि लीडर्स की और इनके जो सेंटर्स थे वो कहाँ कहाँ थे। ठीक है, तो पहली बात आती है कानपुर की। ठीक है, आप ये नोट करते रहिएगा, कानपुर की नाना साहेब, इन्होंने अडोप्टेड मतलब कि ये किनका सन था? एडोप्टेड सन था किसका? बाजीराव टू। ये पेशवा जो थे, लास्ट पेशवा बाजीराव टू, उनका ये एडोप्टेड सन था। यहाँ पे आप याद रखेंगे ये एडोप्टेड सन था, नेचुरल सन नहीं था इनका। और इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था फैमिली टाइटल लेने से, और बैनिश्ड फ्रॉम द पूना, वॉज लिविंग नियर द कानपुर। कानपुर में फिर रहना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। नाना साहिब एक्सपेल इंग्लिश फ्रॉम द कानपुर, मतलब ये ब्रिटिशर्स को इन्होंने धक्के मार के निकाल दिया था कानपुर के अंदर से। एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द पेशवा, और खुद को पेशवा बताया। एक्नॉलेज बहादुर शाह एज द एम्परर ऑफ इंडिया, ये भी इन्होंने उनको याद करवाया कि उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि बहादुर शाह जफ़र जो है वही एम्परर है इंडिया के, एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ टू बी हिज गवर्नर। और नाना साहब ने खुद को गवर्नर बताया किसका? बहादुर शाह जफ़र का। और उसके बाद सर, ये आप याद रखेंगे, सर व्हीलर, ह्यूज व्हीलर, कमांडिंग द स्टेशन, सरेंडर ऑन द जून 27, 1857, क्योंकि हमने बात की थी 10 मई 1857 को रिवोल्ट स्टार्ट होता है। और ये जो व्हीलर था, ठीक है, जो कि कानपुर में स्टेशनड था, इसने सरेंडर कर दिया था 27 जून को 1857। तो ये आप नाना साहिब याद रखेंगे, कानपुर के थे और बाजीराव के एडॉप्टेड सन थे। ठीक है, और गवर्नर खुद को मानते थे बहादुर शाह जफ़र को, और ब्रिटिशर्स के साथ ये लड़े थे। उन्होंने कहा था कि आप इनको जो है वो मान लीजिए यही इंडिया के एम्परर हैं। ठीक है, और इसने जो है वो सरेंडर कर दिया था। तो पूछा जा सकता है ये ह्यूज व्हीलर ने किसके अंडर जो है वो सरेंडर कर दिया था? तो नाना साहिब कानपुर थे उस टाइम पे। ठीक है, अभी आगे चलते हैं हम। सेकंड जो हमारे पास आते हैं बेगम हजरत महल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे नाना साहिब कानपुर के थे, ठीक है, और कहाँ से लड़े थे, और बेगम हजरत महल, तो ये सभी बातें आप नोट करते रहिए। तो ये थी लखनऊ से लड़ रही थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जून 4, 1857 को जो है वो ब्रोक आउट किया एज अ रिविलियन, और पॉपुलर सिंपैथी भी इनको मिली इन द फेवर ऑफ द डिपोज्ड नवाब। और इसके जो सन थे वो भी, उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए, बिरजिस कादिर। ठीक है, वॉज प्रोक्लेम्ड द नवाब, एंड रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड विद द इम्पोर्टेंट ऑफिसेस शेयर्ड इक्वली अमंग द मुस्लिम एंड हिंदूज। तो हिंदूज एंड मुस्लिम की यूनिटी यहाँ पे शो हो रही थी। तो एक इंग्लिश मैन का भी नाम याद रखेंगे, हेनरी लॉरेंस, ब्रिटिश रेजिडेंट थे, यूरोपियन इनहेबिटेंट्स, और कुछ जो है 100 लॉयल स्पॉयस जो थे उन्होंने भी शेल्टर ली थी इनकी रेजिडेंट्स में। ठीक है, तो हेनरी लॉरेंस का नाम जो है वो
यहाँ सामने आता है कि इनके अंडर इन्होंने शेल्टर ली थी। और जो रेजिडेंसी थी वॉज बी सीज्ड बाय द इंडियन रेबल्स एंड सन हेनरी जो कि ये थे वॉज किल्ड ड्यूरिंग इट्स सेज, मतलब इनकी घेराबंदी के अंदर ही इनकी जो है इनको मार दिया गया था बाय द रिबेलियंस, ठीक है। और जो कमांड थी वो दोबारा से काफ़ी सारे और भी जो ब्रिगेडियर्स थे उन्होंने अपने अंडर कर ली थी, और काफ़ी सारे अटैम्प्ट्स हुए थे। सर हेनरी हैवलॉक, ये वाले लॉरेंस नहीं, दूसरे की बात कर रही हूँ मैं, हेनरी हैवलॉक एंड द सर जेम्स आउटरम टू रिकवर द लखनऊ मेट विद नो सक्सेस। उन्होंने काफ़ी मतलब कि कैप्चर करने की कोशिश की थी लखनऊ को, क्योंकि मैंने बताया ना हजरत महल के अंदर ये था, लड़ रही थी कहाँ से, लखनऊ से। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि जो हेनरी हैवलॉक, इनका नाम याद रखना है, हेनरी हैवलॉक एंड आपके पास आता है जेम्स आउटरम। तो इन्होंने कोशिश की थी कि लखनऊ को अपने अंडर कर दे, लेकिन इनको सक्सेस नहीं मिली थी, इनको तो मार ही दिया गया था। तो हेनरी लॉरेंस, हेनरी हैवलॉक एंड जेम्स आउटरम, तो ये इनके अंडर जो है वो आते हैं, इनके मतलब कंटेम्प्रेरी थे, ये याद रखेंगे। उसके बाद फाइनली सर कॉलिन कैम्पबेल जो कि कमांडर इन चीफ थे, उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया था विद द हेल्प ऑफ द गोरखा रेजिमेंट्स। और ये क्या करते थे, गोरिल्ला एक्टिविटी करते रहे पूरे मतलब सितंबर तक, ठीक है। क्योंकि अभी हमने लास्ट जो बात की थी जो कि इनकी थी नाना साहिब की, वो जून 27 तक थी, तो ये पूरा सितंबर जो है वो गोरिल्ला वार चलाते रहे, ठीक है। अभी हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं इनके। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है बरेली के कौन थे वहाँ पे, खान बहादुर। तो इनसे पहले कौन थे, रोहिल खंड के रूलर थे, ठीक है। उनके बाद ये उनके डिसेंडेंट बनते हैं और इन्होंने कमांड संभाली उसके बाद। एंड ये नॉट एंथुसियास्टिक अबाउट द पेंशन बीइंग ग्रांटेड बाय द ब्रिटिशर्स से इनको पेंशन मिलती थी, लेकिन ये वो बिल्कुल भी लेना नहीं चाहते थे। ये इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाए 40,000 सोल्जर्स की आर्मी, और ब्रिटिशर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मतलब डटकर सामना किया उनका कि कैसे उनको बाहर भगाया जाए। एंड फोर्थ नंबर पे हमारे पास आते हैं बिहार में कौन थे जो कि रिवोल्ट को लेड कर रहे थे, कन्वर सिंह। ये ज़मींदार थे कहाँ के, जगदीशपुर के। ये एक बुज़ुर्ग आदमी थे, ठीक है, ओल्ड मैन थे, 70s की इनकी एज होगी, ठीक है। ही नर्स्ड अ ग्रज अगेंस्ट द ब्रिटिश हु हैव डिप्राइव्ड हिम हिज एस्टेट्स। और इन्होंने भी स्पॉइस को ज्वाइन कर लिया था और रीच अरा फ्रॉम द दीनापुर। तो ये आप मेनली ये याद रखेंगे कि बिहार के कौन थे, कन्वर सिंह, और ज़मींदार से जगदीशपुर डिस्ट्रिक्ट के, और ओल्ड मैन थे, और इन्होंने भी स्पॉइस को ज्वाइन कर लिया था। अभी हम फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास मौलवी अब्दुल्ला। कहाँ के थे ये, फरीदाबाद तो हरियाणा में आ जाएगा, ये फैज़ाबाद के थे। एंड वॉज अनदर आउटस्टैंडिंग लीडर, मतलब ये भी आउटस्टैंडिंग लीडर ही थे। और ये कहाँ के नेटिव थे, कहाँ के रहने वाले थे, मद्रास के, ठीक है, साउथ में मद्रास के। लेकिन ये फैज़ाबाद मूव हो गए थे, नॉर्थ में मूव हो गए थे, सिर्फ इसीलिए कि हम कैसे जो है ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल सके। और इन्होंने एक रिवोल्ट भी जो है वो अवध में भी करवाया था कंडक्ट, ठीक है, मई 1857 में ही, ठीक है। उसके बाद द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ द रिवोल्ट जो रही हैं वो रही हैं रानी लक्ष्मीबाई, सबने इनका नाम सुना होगा, ठीक है। और ये जो स्पॉय थी वो झांसी से थी। और जब लॉर्ड डलहौजी ने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो गवर्नर जनरल था उसने रिफ्यूज़ कर दिया था टू अलाउ हर एडॉप्टेड सन टू सक्सीड टू द थ्रोन आफ्टर हर हस्बैंड राजा गंगाधर राव डाइड, मतलब अगर वो मर जाएगा इनके पति तो इनका एडॉप्टेड सन जो है वो गद्दी पे नहीं बैठ सकता। तो ये किसकी थी, लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन
ऑफ लैप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे प्लीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लेकिन फिर इसने रानी लक्ष्मीबाई ने क्या बोला कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आई शैल नॉट गिव अवे माई झांसी। और इन्होंने तांत्या तोपे को जो है वो ज्वाइन कर लिया, जो कि नाना साहेब के एसोसिएट थे, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई ने किसको ज्वाइन कर लिया, तांत्या तोपे को। ये किसके एसोसिएट थे, आपके नाना साहेब। नाना साहेब कहाँ के थे, मैंने अभी आपको पहले ही जो फर्स्ट वाला पढ़ाया था, कानपुर के, ठीक है, उनको इसने ज्वाइन कर लिया। आफ्टर द लॉस ऑफ कानपुर, मतलब जब कानपुर को लॉस्ट कर दिया नाना साहिब जी ने, फिर तांत्या तोपे उनकी जगह पर आ गए, रानी लक्ष्मीबाई ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। अब रानी तो कहाँ की थी, झांसी की थी, और तांत्या तोपे मार्च टू आधा ग्वालियर, ग्वालियर में आ जाते हैं मध्य प्रदेश में, वेयर दे वर हेल्ड बाय द इंडियन सोल्जर्स एंड शिंदिया द लोकल रूलर डिसाइडेड टू साइड विद द इंग्लिश एंड टुक शेल्टर एट आगरा। तो जो शिंदियास थे, जो वहाँ के मतलब ग्वालियर के जो लोकल रूलर थे, ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। ये जब ग्वालियर आ जाते हैं, कौन, रानी झांसी की रानी प्लस तांत्या टोपे, तांत्या टोपे, तो ये जब ग्वालियर आ जाते हैं तो ग्वालियर के जो नेटिव रूलर्स थे, कौन थे, सिंधिया लोकल रूलर, ठीक है। तो ये किसकी साइड पे थे, ब्रिटिशर्स की साइड पे ही हो जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने आगरा में फिर शेल्टरिंग, क्योंकि ये तो ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए थे, ठीक है। उसके बाद जो नाना साहेब थे वॉज प्रोक्लेम द पेशवा एंड प्लान्स वॉज चार्ट आउट फॉर द मार्च इनटू द साउथ, कि साउथ में हमें जाना चाहिए। एंड ग्वालियर वॉज रिकैप्चर्ड बाय द इंग्लिश इन जून 1858, क्योंकि ये इनकी साइड हो गए थे ना लोकल रूलर्स, फिर इनको यहाँ से जाना पड़ा था, आगरा में शेल्टर लेनी पड़ी थी, तो यहाँ पे जो ग्वालियर था वो पूरा ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया था, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई थिंक मुझे यहाँ पे इसको स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि ये फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, हाँ। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। थैंक यू।